गीता बाली, जिन्हें हरकीर्तन कौर के नाम से भी जाना जाता था, उनका जन्म 30 नवंबर 1930 को सरदार करतार सिंह के यहाँ विभाजन के पूर्व अमृतसर पंजाब में हुआ था। इनके पिता मजहबी प्रचारक थे। इस कारण इनके परिवार को बर्मा, लंका, मलया आदि देशों में बराबर जाना पड़ता था। इस कारण गीता बाली की पढ़ाई किसी एक स्कूल में न होकर विभिन्न स्थानों पर हुई। गीता बाली ने बतौर बाल कलाकार अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। लगभग 12 साल की उम्र में बतौर नायिका उनकी पहली फिल्म थी बदनामी, जिसने उन्हें स्टार बना दिया था। 1951 में भगवान दादा के साथ आई थी अलबेला, जिसके गाने आज भी मशहूर हैं। शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के 1948 में प्रदर्शित सुहाग रात से लेकर 1956 में प्रदर्शित रंगीन रातें तक गीता बाली केदार शर्मा के जीवन की प्रेरणा बनी रही। इन 9 साल में गीता बाली के बगैर फिल्म की कल्पना तक उन्होंने नहीं की। केदार शर्मा गीता बाली से किस कदर अभिभूत और प्रभावित थे, इसका अंदाज़ा एक घटना से सहज लगाया जा सकता है। केदार शर्मा ने एक फिल्म बनाई थी बेदर्दी। एक वैश्या की कहानी पर बनी इस फिल्म के नायक थे जसवंत। जसवंत गीता बाली के बहनोई थे। वो गीता बाली के सहारे फिल्मों में हीरो बनने की कोशिश में थे। गीता बाली के अनुरोध पर ही केदार शर्मा को उन्हें बेदर्दी में नायक बनाना पड़ा। उस समय केदार शर्मा ने गीता बाली से कहा था, जसवंत को अभिनय करना बिल्कुल नहीं आता और वो शायद ही फिल्मों में चल पाए। इस पर उन्हें समझाने के अंदाज में गीता बाली ने कहा, शर्मा जी, ये मेरे घर का मामला है, मेरे खातिर उसे हीरो बनाकर पेश कर दीजिए प्लीज। इस प्लीज पर केदार शर्मा कुर्बान हो गए और उन्होंने जसवंत को बेदर्दी में गीता बाली का नायक बना दिया। इस दौरान गीता बाली और उनकी बहन ने अपनी फिल्म कंपनी बाली सिस्टर्स की स्थापना की और इसके बैनर में राग रंग फिल्म शुरू की। ये फिल्म उन्हीं का निर्माण थी, लिहाजा केदार शर्मा को लगा इसमें वो जसवंत को ही हीरो बनाएंगी। लेकिन अपने घर के हीरो को परे रख उन्होंने फिल्म का हीरो बनाया अशोक कुमार को। केदार शर्मा ने गीता बाली से कहा, गीता जी, मेरी फिल्म में तो आपने जसवंत को नायक बनाने पे मजबूर किया, लेकिन अपनी फिल्म में आपने अशोक कुमार को लिया। इस पर गीता बोली, क्या करे शर्मा जी, जसवंत के नाम पर फिल्म बिक नहीं सकती ना, मजबूरन अशोक कुमार को लेना पड़ा। गीता बाली ने अपने फिल्म की मार्केट का ख्याल किया और जसवंत को हीरो बनाने के लिए केदार शर्मा को काफ़ी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। ये नुकसान उन्होंने उठाया सिर्फ गीता बाली के खातिर, मगर इसका अफसोस केदार शर्मा को बिल्कुल भी नहीं था। बाद में उन्होंने शम्मी कपूर से विवाह कर लिया। गीता बाली और शम्मी कपूर की मुलाकात केदार शर्मा की फिल्म रंगीन रातें के सेट पर हुई। गीता बाली उन दिनों हिंदी सिनेमा में अपने पैर जमा चुकी थी, जबकि कपूर खानदान से ताल्लुक रखने के बावजूद शम्मी कपूर फिल्में हासिल करने के लिए एड़ियां घिस रहे थे। गीता बाली की सिफारिश पर ही शम्मी कपूर को ये फिल्म मिली थी। इसलिए जब सेट पर दोनों की मुलाकात हुई तो शम्मी कपूर गीता बाली के स्टारडम के कारण उनसे बात करने में हिचक रहे थे। लेकिन जल्द ही दरिया दिल गीता बाली ने अपने इस फिल्मी हीरो की हिचक को हवा में उड़ा दिया। गीता की दरिया दिली, बड़ी बड़ी आंखें और मोहक मुस्कान में खुद को भुला बैठे शम्मी जी। शम्मी कपूर में एक गजब का अल्लड़पन था। ये मस्त मौला गीता को भी रास आने लगा। आउटडोर शूटिंग पर रानीखेत गई रंगीन रातें की टीम और निर्देशक केदार शर्मा की तीखी नज़रों के बीच शुरू हुआ मुलाकातों का सिलसिला। टीम की वापसी तक पूरा परवान चढ़ चुका था। मुंबई पहुंचने तक दोनों जीने मरने की कस्में खा चुके थे। शम्मी कपूर गीता के साथ शादी की कसम तो खा चुके थे, लेकिन उन्हें बखूबी पता था कि ये इतना आसान भी नहीं होगा। गीता बाली न केवल उनसे उम्र में बड़ी थी, बल्कि वो 12वें नैन में बड़े भाई राज कपूर और आनंद मठ में पिता पृथ्वीराज कपूर की हीरोइन भी रह चुकी थी। उस पर शम्मी कपूर का हिचकोले खाता फिल्मी करियर जाहिर था
कि कपूर खानदान शम्मी को शादी की रजामंदी नहीं दे सकता, लेकिन शम्मी थे कि गीता के लिए हर हद तोड़ने के लिए तैयार बैठे थे। परिवार की नाखुशी उन्हें और बेकरार किए जा रही थी। गीता बाली शम्मी की इस परेशानी को समझ रही थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। शम्मी को इस परेशानी से निकाला उनके परम मित्र जॉनी वॉकर ने। खिलदंड और मस्त मौला जॉनी उन्हीं दिनों अफी को अपना बनाकर मुंबई लौटे थे। अफी मिलने की खुशी में जॉनी का जोश पूरे शबाब पर था। इसी जोश में उन्होंने शम्मी कपूर को भी अपने पद चिन्हों पर आगे बढ़ने की सलाह दे डाली। जॉनी ने न केवल सलाह दी, बल्कि शम्मी कपूर में इतना आत्मविश्वास भी भर दिया कि वो कपूर खानदान के खिलाफ खिलाफत का झंडा बुलंद करने को तैयार हो गए। शम्मी की सलाह हालांकि गीता बाली को तो नहीं जमी, लेकिन अपने प्यार को पाने का और कोई रास्ता भी उन्हें नजर नहीं आ रहा था। बहरहाल वो तैयार हो गई। 23 अगस्त 1955 की आधी रात को शम्मी कपूर, जॉनी वॉकर और हरी वालिया के साथ मुंबई स्थित वानगंगा मंदिर में गीता से शादी करने के लिए जा पहुंचे। जब मंदिर में पहुंचे तो दरवाजे बंद हो चुके थे, इसीलिए पुजारी ने उनकी शादी कराने से इनकार कर दिया। शम्मी की जिद और हालत को देखते हुए पुजारी ने उन्हें सुबह आने की सलाह दी और ये आश्वासन भी दिया कि मंदिर के कपाट खुलते ही शादी की पूरी रस्म अदा की जाएगी। सवेरे 4 बजे शम्मी मंदिर के सामने हाजिर थे। गीता को अपना बनाने का उतावलापन और परिवार का डर उन पर इस कदर हावी था कि हड़बड़ी में वो ये भी भूल गए कि शादी के लिए सबसे अहम चीज सिंदूर होती है। रस्मों रिवाज निपटाने के बाद जब पुजारी ने उन्हें दुल्हन की मांग में सिंदूर भरने को कहा तो सकते में आ गए शम्मी कपूर। मौके की नज़ाकत को देखते हुए गीता बाली ने अपनी लिपस्टिक शम्मी कपूर के हाथ में थमा दी और सिंदूर की जगह लिपस्टिक लगाकर ही एक दूसरे के हो गए। फिल्म रंगीन रातें के दौरान ही शम्मी कपूर और गीता बाली का साथ प्रेम में बदल गया और 24 अगस्त 1955 को गीता बाली ने शम्मी कपूर से शादी कर ली। कभी कभी पत्नी की किस्मत भी पति की तकदीर बदल देती है। गीता बाली से शादी करने के बाद जैसे शम्मी की रूठी किस्मत जाग उठी। शादी के बाद गीता ने न केवल शम्मी के खिलदंडपन पर लगाम कसी, बल्कि उनके करियर की बागडोर भी अपने हाथों में ले ली। गीता बाली के साथ ने न केवल शम्मी को अनुशासित किया, बल्कि उनमें एक जिम्मेदारी भी पैदा की, जिसकी वजह से वो करियर को लेकर काफ़ी गंभीर हो गए। 1957 में आई नासिर हुसैन की फिल्म तुमसा नहीं देखा की धमाकेदार कामयाबी ने शम्मी कपूर के करियर का रुख ही बदल कर रख दिया। शम्मी का बदला अंदाज, लुक और ओपी नेत्रा का म्यूजिक दर्शकों को खूब रास आया और शम्मी रातों रात स्टार बन गए। गीता और शम्मी का ये साथ ज्यादा दिनों तक नहीं रह सका। 1965 में जब शम्मी फिल्म तीसरी मंजिल की आउटडोर शूटिंग पर थे तो गीता को चेचक हो गई थी। गीता की बीमारी की खबर सुनकर बदहवासी में अस्पताल पहुंचे। शम्मी जब गीता के सामने पहुंचे तो 160 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार में तपती गीता उन्हें पहचानने में भी असमर्थ थी। आखिरकार उन्हें बचाया नहीं जा सका। गीता और शम्मी की इस प्रेम कहानी का अंत उसी मंदिर के पास हुआ जहां 7 फेरे लेकर दोनों ने साथ जीने मरने की कसम खाई थी। इनको बचपन से ही नृत्य का शौक था। 9 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपनी बड़ी बहन हरदर्शन कौर के साथ लखनऊ में अपनी नृत्य कला का प्रदर्शन किया था। इनकी जाति के मजहबी सिख लोगों ने शोर शराबा करने के पश्चात पंडाल के एक भाग को जला भी दिया था, क्योंकि इनकी जाति के लोग उस समय लड़कियों को नृत्य कला के क्षेत्र में लाना अच्छा नहीं समझते थे। इसके पश्चात तो नन्ही गीता बाली आकाशवाणी में बच्चों के प्रोग्राम में बराबर हिस्सा लेती थी। आकाशवाणी के स्टूडियो में गीता बाली की मुलाकात प्रसिद्ध नृत्य निर्देशक पी ज्ञान शंकर से हुई, जो पंजाबी फिल्म क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम था। शौरी पिक्चर्स की फिल्म मोची में पहली बार कोरस की गायिकाओं में उन्हें चांस मिला। इसके पश्चात रूप के शौरी की फिल्म
बदनामी में उनके सोलो नृत्य ने फिल्म निर्माताओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। लाहौर में महेश्वरी के यहाँ गए और पंचौली के पतझड़ जैसी फिल्मों में गीता बाली के नृत्य काफ़ी पसंद किए गए। एक प्रख्यात निर्देशक तथा अभिनेता ने लाहौर में इन दोनों बहनों को देखा और इनकी माता को बम्बई ले आए। केदार शर्मा ने इन दोनों बहनों को देखा। छोटी बहन हरकीर्तन कौर बहुत सुंदर तो नहीं थी, पर उसमें जो अभिनय छटा वो केदार शर्मा ने देखा। उससे उन्हें विश्वास हो गया कि ये लड़की एक दिन बहुत बड़ी अभिनेत्री बनेगी। हरकीर्तन कौर को निर्देशक केदार शर्मा ने सर्वप्रथम ओरिएंटल पिक्चर्स बम्बई की फिल्म सुहागरात 1948 में पेश किया। इसमें इनके नायक थे भारत भूषण, संगीतकार थे स्नेहल भाटकर और गीत लिखे थे केदार शर्मा ने। इस प्रकार केदार शर्मा ने हरकीर्तन कौर से इनका नाम गीता बाली रख दिया। इसके पश्चात इनकी फिल्म जलसा आई। इसके पश्चात तो इनके अभिनय से सजी फिल्मों की झड़ी सी लग गई। इन्होंने हर प्रकार के रोल किए। बड़ी बहन में कपटी बहन का रोल और सुहागरात में कम्मू का रोल बखूबी निभाया। फिल्म सुहागरात से रंगीन रातें तक गीता बाली केदार शर्मा के जीवन की प्रेरणा बनी रही। रंगीन रातें में तो उन्होंने शुरू से अंत तक पुरुष भेष में ही काम किया। बाजी के निर्देशक गुरुदत्त इस फिल्म के दौरान इनकी ओर आकर्षित हुए, पर गीता बाली ने उनके तरफ ध्यान नहीं दिया, तो गुरुदत्त ने गायिका गीता दत्त से शादी कर ली। केदार शर्मा और गीता बाली के बीच काफ़ी प्रेम अफवाहें फैली, लेकिन गीता बाली उन्हें अपना गुरु मानती रही। गीता बाली के स्वभाव की विशेषता थी कि वो खुलकर अभिनय करती थी और खुलकर बातें करती थी। कई लोग भ्रम में पड़ जाते थे कि वो उनसे प्यार करती हैं। ये दुर्भाग्य ही है कि इनको बहुत बड़ी बड़ी फिल्में नहीं मिल सकी, और मिली तो इनको सहनायिका के रोल से ही संतुष्ट होना पड़ा। नूतन की ही तरह इनको भारतीय फिल्मों के अभिनय सम्राट दिलीप कुमार के साथ नायिका बनने का मौका नहीं मिल सका। ज्ञात रहे, गीता बाली दिलीप कुमार के छोटे भाई नासिर खान की नायिका बनकर कई फिल्मों में आई। सुखद जीवन व्यतीत करते करते गीता बाली के जीवन का अचानक अंत ऐसे हुआ जो किसी भी अभिनेत्री का नहीं हुआ होगा। गीता बाली को चेचक निकली और उन्हें बचाने का बहुत प्रयास किया गया, पर प्रकोप कुछ ऐसा हुआ कि अंत में वो उनके प्राण ही लेकर गया। गीता बाली 21 जनवरी 1965 को सबको छोड़कर सदा सदा के लिए चली गईं।